करा दिया था कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, तो उम्मीद करूंगा आप लोगों ने वो चीज ढंग से पढ़ ली होगी, ठीक है ना। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड। किसमें मैं बात करने जा रहा हूं? डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड। तो मैंने कल बताया था आप सभी को, उम्मीद करूंगा आप लोगों ने ढंग से सुना होगा, कि हमारी अर्थ पे मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इतनी सारी वैरायटी है कि हम सोच भी नहीं सकते बच्चों पार्टी, इतनी सारी। और इन सारी वैरायटीज को इंसान की जिज्ञासा हमेशा रहती है, क्योंकि हम लोग के पास सेल्फ कॉन्शियस लेते हैं, हम हर चीज को जानने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने इन सारे ऑर्गेनिजम्स को एक डाइवर्सिफाइड मैनर में ग्रुपिंग करना चालू कर दिया, और फिर हमने बोला कि इतनी वैरायटी के सारे ऑर्गेनिज्म को जब हम साथ में रख दें तो उस पूरी डाइवर्सिटी को हम एक टर्म का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है? तो आज मैं उसी पे बात करने जाऊंगा, तो ध्यान से सुनेंगे। डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड। सुने, इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट पॉटेड प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो भाई आप अपने चारों तरफ देखेंगे, आपको वैरायटी दिखेगी लिविंग बींग्स की, बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को। अपने आस पड़ोस में देख लो, बहुत वैरायटी है, तो इसीलिए हम बोलते हैं ना बायोडाइवर्सिटी। आगे सुने, देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आइज बट दे आर ऑल अराउंड यू। सबसे मेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम सुना होगा आपने, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये हमारे चारों तरफ होते तो हैं, पर हम लोग अपनी आंखों से इन्हें देख नहीं पाते, और ये भी बहुत सारी वैरायटी के होते हैं। बैक्टीरिया वगैरह सुने हैं ना आपने, बैक्टीरिया सुना होगा, फंगस सुनी होंगी कुछ, ये सब कौन थे, कौन है, सॉरी नॉट थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। आपने सुने होंगे प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स, हाँ या ना, ये सब कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये सब हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, भले हमें नहीं दिखते। तो है तो डाइवर्सिटी ना इतनी, है तो ये भी लिविंग। क्लियर है? और प्रेजेंस इनकी भी हमारे चारों तरफ है। आगे सुने, इफ यू वर टू इंक्रीज द एरिया। अच्छा, अब एक बात और सुनना, अभी तो आप अपने आस पड़ोस में देख रहे थे, तो आपको गिने चुने ऑर्गेनिज्म लिविंग दिख रहे थे, बट जैसे ही आप अपने एक्सप्लोर करने का एरिया बढ़ाओगे, आप अपने घर से बाहर निकल के और एरिया में एक्सप्लोर करोगे, तो नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब क्लियर है, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बढ़ते चले जाएंगे बच्चा पार्टी। तो वही लिखा है, इफ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। डेफिनेटली भाई, अपने घर से बाहर निकलोगे तो आपको और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आस पड़ोस में देखने को मिल जाएंगे, थोड़ा और दूर जाओगे तो और ज्यादा देखने को मिलेंगे, हाँ या ना, दैट्स इट, वही लिखा है। ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट। अच्छा, एक और बहुत बेहतरीन एग्जांपल आपको बता रखा है, अगर आप किसी डेंस फॉरेस्ट में जाओगे तो भाई वहां पर जो आपको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो अपने घर में तो देखने को नहीं मिलेंगे। तो डेफिनेटली वो एक ऐसा हैबिटेट है जहां पे वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा होती है। इतनी वैरायटी के इंसेक्ट मिलेंगे, पता भी नहीं लगेंगी, हाँ या ना। आपके घर में तो कभी देखे भी नहीं होंगे आपने, इतने डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स होंगे जो आप घर पे नहीं लगा सकते हो, वो आपके डेंस फॉरेस्ट में मिलते हैं। तो वैरायटी बदलती चली जाती है। तो बेटा वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो एरिया, कितने एरिया में आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, और दूसरा लोकेशन, कहां पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। दो चीजों पे मैटर करती है बायोडाइवर्सिटी, एक कौन सा एरिया है, कितना बड़ा एरिया है, और दूसरा एक्चुअल में उस एरिया की लोकेशन क्या है। जैसे कि आपकी घर की लोकेशन में मानो, तो क्या घर में आप टाइगर को देख पाओगे, डियर को देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। यही चीज आप किसी वाइल्ड लाइफ सफारी या फॉरेस्ट में जाओ, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो लोकेशन बदल गई तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो चेंज हुए, हाँ या ना। तो यही चीज बता रहा हूं मैं, बायोडाइवर्सिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, किस एरिया, कितने एरिया में आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो और कहां पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। तो वही चीज लिखी हुई है। ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट you would probably see a much greater number and kind of living organisms in it। यही मैं समझाने जा रहा हूं। तो सोचो, पूरी अर्थ पे जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो कितनी वैरायटी मिलेगी, सोच भी नहीं सकते, इतनी सारी वैरायटी है, और हर कोई अलग अलग है। क्लियर है? आगे देखते हैं, सुनिएगा। each different kind of plant, animal or organism that you see represent a species। तो अब एक स्पीशी का एक डेफिनेशन दिया है, तो इसने बोला क्या, आप अपने चारों तरफ जितने अलग अलग प्लांट को देखते हो, एनिमल को देखते हो, और भी ऑर्गेनिज्म को देखते हो,
हर कोई अपनी स्पीशी अलग रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे हम हैं ह्यूमंस, तो हमारी स्पीशी अलग है। हमारी स्पीशी मैं पढ़ाऊंगा अभी इसी चैप्टर में आगे, सैपियंस होते हैं, ठीक है ना। हम लोग की जो स्पीशी है वो सैपियंस है। तो अब जितने भी इंसान है सब एक ही स्पीशी में आते हैं, सैपियंस में। अब यही डॉग पे जाओ या काउ पे जाओ या कैट पे जाओ या कोई और प्लांट पे जाओ, किसी और ऑर्गेनिज्म पे जाओ, तो सबकी अपनी अपनी डिफरेंट स्पीशी होती है। चले आगे आगे देखते हैं। अब इन्हीं स्पीशीज को जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को नहीं इकट्ठे कर सकते, हम उनकी स्पीशीज को इकट्ठा करते हैं। बायोडाइवर्सिटी, भाई अब पेड़, आम का पेड़ है, तो अब पूरी दुनिया में एक आम का पेड़ थोड़ी ना है, अनगिनत तो बहुत सारे होंगे, तो अब सबको अलग अलग थोड़ी काउंट करेंगे। अब उनको हमने एक ही ग्रुप में रख दिया, दैट इज देयर स्पीशी में रख दिया। क्लियर है? तो वही चीज है, तो वही लिखा हुआ है क्या, हम जितने भी डिफरेंट काइंड के प्लांट, एनिमल या ऑर्गेनिज्म देखते हैं, हर कोई अपनी एक रिप्रेजेंट करता है किसको, स्पीशी को। और इन्हीं नंबर ऑफ स्पीशीज को जब हमने एक साथ पढ़ा, एक साथ ग्रुपिंग करी, तो कितनी मिली पता है पूरी दुनिया में? 1.7 to 1.8 मिलियन। तो वही लिखा है, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड। ये तो केवल उतनी है, वो है जिनको हम जानते हैं और जिनको डिस्क्राइब किया हुआ है। और कुछ तो ऐसे भी है जो अभी हमें पता भी नहीं और शायद हो भी इस अर्थ पे, हम लोगों ने नहीं ऑब्जर्व कर पाए हो। क्लियर है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत है जिनको नहीं ऑब्जर्व कर पा चुके, हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो वही चीज है। तो नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। रट लेना इस डेटा को, डेटा में मार्क करते चलिएगा। चलें आगे, बहुत बढ़िया, नाइस, आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। तो यही जो रेंज है ना, इतनी वैरायटी ऑफ स्पीशीज जो हमारे चारों तरफ मिल रही हैं, इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं? बायोडाइवर्सिटी। तो वापस से पढ़ रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। एक ही बात है, या तो आप उसे बायोडाइवर्सिटी बोलो या फिर क्या बोलो, द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। क्या बोलेंगे? द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। एक्चुअल में बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है ये। चलूं आगे, आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया। अब एक और चीज है, अब बहुत अच्छी बात बोली है मैंने अभी बोला, बायोडाइवर्सिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो कितने बड़े एरिया में आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो और किस जगह पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। बायोडाइवर्सिटी की एक खासियत और है, आप जितनी बार ऑब्जर्वेशन लोगे उतनी बार आपको कोई ना कोई नया एड ऑन ऑर्गेनिज्म मिलता रहेगा। बायोडाइवर्सिटी की एक खासियत है। और जितने आप नए एरिया को एक्सप्लोर करोगे उतने ज्यादा डाइवर्स, उतने ज्यादा वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वही लिखा है, वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया and even old ones, new organisms are continuously being identified। तो आप कितनी भी बार एक्सप्लोर करो, चाहे नए एरिया को करो, अपने पुराने एरिया को भी करो, हर बार कोई ना कोई आपको एक ऐसा एक आधा ऑर्गेनिज्म ऐसा मिल जाएगा जो आपने पिछले बार ऑब्जर्वेशन में नहीं देखा होगा। तो ये इस प्रकृति की कहानी है, हाँ या ना? तो उम्मीद करूंगा मेरी बात पकड़ पाए होंगे आप सभी। क्लियर है बच्चा पार्टी? चले आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगला देखें, आगे देखते हैं। अब भाई दिक्कत बहुत है, क्योंकि इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है, इतनी बड़ी वैरायटी की स्पीशीज हमारे पास प्रेजेंट है, तो हम हर किसी को कैसे याद करके रखें, हम हर किसी को कैसे समझ पाए? तो इसके लिए एक यूज किया जाता है, इसके लिए एक प्रिंसिपल बनाया गया है जिसकी मदद से हम हर स्पीशी को एक इक्वल दर्जा दे सके और सबको अपनी अपनी प्रॉपर्टीज के साथ याद कर सके। तो सुनिएगा, एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। अभी ऊपर ही बताया मैंने आपको, आगे सुनना। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत है बेटा, क्या मिलियंस ऑफ प्लांट्स हैं, और दिक्कत वहां आ जाती है क्योंकि हम सब अपने आस पड़ोस में जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं पेड़ों की, हम सब उनको उनके कॉमन नेम के नाम से जानते हैं, लोकल नेम के नाम से जानते हैं। बट दिक्कत वहां आती है जब हम किसी दूसरे नए एरिया में वही चीजें एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और हम उस नए एरिया में जाके इस लोकल नेम को अगर लेंगे तो वहां का जो रहने वाला रेजिडेंट है उसको समझ में ही नहीं आएगा। जैसे मान लो आम का पेड़ यहाँ लगा है और आपको पता है आम का पेड़ है, अब ये चीज चाइना में जाके बोलो भाई आम का पेड़, समझ ही नहीं पाएगा वो आम का पेड़ क्या है, वो गूगल करके देख रहा होगा, हाँ या ना? क्लियर है ना? तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ, दिक्कत है ये सबसे बड़ी कि कॉमन नेम या लोकल नेम से जाना जाता है और ये जगह जगह पर अलग अलग होते हैं। तो वही लिखा है, as stated earlier there are millions of plant and animals in the world,
We know the plants and animal in our own area by their local names. These local name would vary from place to place, बिल्कुल vary करते हैं. Even within the country, अपनी country में भी आप नॉर्थ साइड में जाओगे, साउथ साइड में जाओगे, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जाओगे, तो हर जगह अलग अलग नाम यूज किया जाता है सेम ही चीज के लिए. प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन. तो डेफिनेटली एक बहुत कंफ्यूजन का विषय हो जाएगा कि भाई इस इंडिया में तो आम के पेड़ को कुछ और बोल रहे हैं, चाइना में कुछ और बोल रहे हैं, अमेरिका में कुछ और बोल रहे हैं, रशिया में कुछ और बोल रहे हैं, हर जगह इसके नाम ही बदलते जा रहे हैं. तो भाई मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म तो वैसे ही है, पता लगी एक ही ऑर्गेनिज्म के 10 नाम आ गए, तो सोचो जितने तो ऑर्गेनिज्म नहीं है उससे कहीं गुना ज्यादा तो उनके नाम हो जाएंगे, तो कितना बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो बहुत दिक्कत आती है. तो वही लिखा है, प्रोबेबली you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about. तो डेफिनेटली बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा हर आदमी के लिए, क्या कि हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को 10-10 नामों से बोलेंगे, अलग अलग जगह बोलेंगे, तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगी. तो इसीलिए कोई ना कोई ऐसा तरीका होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसे रूल्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा रेगुलेशन आने चाहिए जिससे हम पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम माने और पूरी दुनिया में, पूरी अर्थ पे उस ऑर्गेनिज्म को उसी नाम से जाना जाए. बट लोकल नेम्स दिए जाते हैं, उसका कुछ इलाज नहीं है. बट हमारे पास पढ़े लिखे लोगों के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके पास कुछ ना कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे रूल्स होने चाहिए जिससे वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम एक ही ऑर्गेनिज्म को मिले और उस नाम से आप उस ऑर्गेनिज्म का पूरा बायोडेटा जान पाए, उसके पूरी प्रॉपर्टीज वगैरह आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए. तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कौन सी प्रॉब्लम को, मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो हमारे पास प्रेजेंट है उनके नाम हर इंडिविजुअल को एक ही नाम मिले, इसके लिए हम लोग हेल्प लेते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो कैरोलस लीनियस द्वारा दिया गया था. तो अब मैं उसी पे बात करने जा रहा हूं. मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर होगा. चलें, तो अब बारी आ रही है नाम देने की. भाई सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म से पढ़ने से पहले उनके नाम तो पता हो, तब तो हम उन पे डिस्कशन कर पाएंगे. तो वही चीज बोल रहे हैं. हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज. तो बहुत जरूरी है कुछ स्टैंडर्डाइज करना, नेमिंग करना. किस चीज को स्टैंडर्डाइज करना? नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो वही लिखा है, बहुत ज्यादा जरूरी नीड हो गई हमारी. क्या, कौन सी नीड हो गई? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम देने को, जो प्रोसेस है उसको एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस बनाना, उसको एक ऐसा प्रोसेस बनाना जो पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चले, जिससे हर देश में हर आदमी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को एक ही नाम से जाने, अलग अलग नाम से. 10 नाम नहीं मिलने चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भाई. जितने ऑर्गेनिज्म नहीं उससे ज्यादा तो नाम हो जाएंगे, कहां तक पढ़ेंगे, किताब में कम पढ़ जाएंगे पन्ने. चलें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. Hence there is a need to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. पूरी दुनिया में उस ऑर्गेनिज्म को हम केवल उसी नाम से जाने, और उस नाम का दिमाग में आते ही हमारे दिमाग में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की इमेज आ जाए, उसकी प्रॉपर्टीज आ जाए, उसके बारे में पूरी डिटेल फिट हो जानी चाहिए. तो इसीलिए हमने किस प्रोसेस की मदद ली? नॉमेनक्लेचर. किसके नॉमेनक्लेचर की? लिविंग ऑर्गेनिज्म. बेटा ये चैप्टर आपका पूरा केमिस्ट्री में भी आएगा, नॉमेनक्लेचर. वहां पे हम केमिकल कंपाउंड्स की आपको सिखाएंगे नाम देना, वहां पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है. अब यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर है वो किसके लिए है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. भाई केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ना आपको, तो थोड़ा थोड़ा कनेक्ट है दोनों में. चले आगे बढ़ते हैं. क्लियर है? देखें भाई, तो अब हम बात कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर के लिए. तो सुने, ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल. अच्छा, अब इसको भी पॉसिबल करना है भाई. किसी का कोई नाम दिया जा रहा है तो कुछ रूल्स हैं, अब उन रूल्स को भी देखेंगे हम. तो भाई कोई ऑर्गेनिज्म का, किसी का भी कोई नाम दोगे तो किस बेसिस पे दोगे? कोई ना कोई प्रॉपर्टी देखोगे आप उसकी, हाँ या ना? कुछ ना कुछ तो नाम देखोगे ना, कुछ ना कुछ तो उसकी प्रॉपर्टी, उसका नेचर, उसका हैबिटेट कुछ तो देखोगे, तभी तो आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कोई नाम दे पाओगे. तो वही चीज है. तो अगर हमें नाम देना है वो तभी पॉसिबल है जब हम उस ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली डिस्क्राइब करें. भाई सीधी बात है. अब कोई डॉग है, अब उसको किसी इंसान का नाम थोड़ी दे दिया है, भाई डॉग इज अ डॉग. अब उसको ये नाम क्यों मिला है? क्योंकि उसके फीचर्स है, वैसे उसके प्रॉपर्टीज है उसके पास उस तरीके की, इसलिए उसको नाम मिला है डॉग. अब ये डॉग मैं कॉमन नेम दे रहा हूं आपको, इसका भी एक साइंटिफिक नेम है, हाँ या ना? इसका भी एक साइंटिफिक नेम, मतलब जो बाइनोमियल के हिसाब से, जो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से है,
हाँ या ना, कोई दिक्कत? तो वो सारी चीजें भी चलेंगी। आगे बढ़ते हैं। Obviously, nomenclature or naming is only possible when organism is described correctly. तभी हम नाम दे पाएंगे जब हम उस ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब करें। एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, और हमें ये भी पता होना चाहिए ये नाम किस ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच है। क्योंकि अगर ये नहीं पता हो, पता लगे थोड़े दिन बाद कोई नया ऑर्गेनिज्म आया और आपने वही नाम सेम दूसरे ऑर्गेनिज्म को दे दिया, तो जितना कंफ्यूजन खत्म नहीं कर रहे तो उससे ज्यादा तुमने वापस से क्रिएट कर लिया। हाँ या ना? तो ये चीज डेफिनेटली देखनी पड़ती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है। अगर ये सब चीजें डिस्क्राइब नहीं होंगी तब तक नाम डिसाइड नहीं हो सकता। और दूसरी बात कि नाम किस ऑर्गेनिज्म से जुड़ा हुआ है ये पता रहना चाहिए, क्योंकि अगर यही सेम नाम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को दे दिया गया तो और बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को डिस्क्राइब करने को, किसको डिस्क्राइब करने की प्रोसेस को, ऑर्गेनिज्म को किस नाम से जाना जाता है? आइडेंटिफिकेशन। तुम ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हो? पहले आइडेंटिफाई कर रहे हो, तब जाके तुम उसको नाम दोगे। क्लियर है बच्चा पार्टी? नेक्स्ट, अब आइडेंटिफिकेशन हो गया आपका, नॉमेनक्लेचर उसके बाद होगा। चले तो आगे सुनिए। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। तो इसी चीज को आसान करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, मिले, कॉन्फ्रेंसेस हुई और उन्होंने साइंटिफिक नेम असाइन करने का डिसीजन लिया इन ऑर्गेनिज्म को। और ये डिसीजन सबने मिलजुल के लिया और बोला कि ये जो हम आज डिसीजन ले रहे हैं ये पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये नहीं कि मैं आज डिसीजन ले रहा हूं कल को कोई आगे उसको पलट दे, तो ऐसा नहीं, एक्सेप्टेबल है हर बायोलॉजिस्ट के द्वारा। तो वो लिखा है दिस इज एक्सेप्टेबल टू ऑल बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड। पूरी दुनिया के हर बायोलॉजिस्ट के द्वारा ये एक्सेप्ट किया जाएगा, किया जाना चाहिए। क्लियर है? अब बात ये आई कि दो है आपके पास ऑर्गेनिज्म, प्लांट भी है एंड एनिमल्स भी है। तो बेटा दोनों का नाम देने के लिए क्या रूल सेम रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि भाई दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म है ना। प्लांट के पास अलग फीचर्स होते हैं, एनिमल्स के पास अलग है, तो दोनों के लिए रूल्स अलग अलग बनाए साइंटिस्ट ने। तो वही लिखा है फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन अग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये इनकी किताब है, एक इनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। जैसे भाई आपका नामकरण हुआ हो बचपन में, जब आपका जन्म हुआ तो आपका भी नाम रखा होगा ना, घर में पंडित जी बुलाए गए होंगे, नामकरण किया होगा। पंडित जी वो पतरा से लेके आते हैं, उसके रूप पता नहीं कौन से वो लगाते तिगड़म से, फिर आपका एक नाम लेटर आता है, तब आपका नाम रखा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ये बायोलॉजिस्ट के लिए वो पत्र का काम करती है। इसमें खोलते हैं, इसमें चेक करते हैं सारी चीजें, तब पता लगी ये ऑर्गेनिज्म पहले से आइडेंटिफाइड है तो वही नाम दे दिया जाता है। कोई नया ऑर्गेनिज्म आया, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर उसका एक नया नाम क्रिएट करके उस बुक में लिख दिया जाता है। तो उस बुक में क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके किसी ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जाता है। क्लियर है? प्लांट है तो हम ICBN यूज करते हैं, एनिमल है तो एक और नाम है ICZN। दो बुक्स हैं बेटा, दो अलग अलग कोड है, दो एक्चुअल में बुक नहीं, कोड है अलग अलग। तो ICBN एंड ICZN। ICBN इज फॉर प्लांट्स एंड ICZN इज फॉर एनिमल्स। क्लियर है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर फॉर एनिमल्स। क्लियर है? हाँ या ना? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। और ये इसलिए जरूरी है कि एक ऑर्गेनिज्म को पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए, जिससे वो जो मिलियंस ऑफ नेम्स क्रिएट हो रहे हैं ना, 1 मिलियन पता लगी, मान लो एक एग्जांपल के लिए 1 मिलियन स्पीशीज है और हर ऑर्गेनिज्म के 4 नाम है कॉमन नेम, और तो फिर टोटल ऑर्गेनिजम्स के नाम कितने हो जाएंगे? 4 मिलियन। तो बहुत कंफ्यूजन है। तो ये इसीलिए जरूरी है कि हर ऑर्गेनिज्म को एक ही यूनिक नाम मिले और उस यूनिक नाम से उसको पूरी दुनिया में जाना जाए। तो वही लिखा है द साइंटिफिक नेम इंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। हर ऑर्गेनिज्म के पास अपना एक ही नाम होना चाहिए, और ये नाम ऐसा होना चाहिए जो उसकी पूरी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करे। तो वही लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। तो किसी भी दुनिया में जाके, अगर हम किसी भी देश में जाके अगर हम उस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करें तो हर वहां का पढ़ा लिखा बायोलॉजिस्ट उसी पर्टिकुलर नाम पर पहुंचे जो ICBN या ICZN के द्वारा डिसाइड किया गया है। They also ensure that such a name has not been used for any other known organism। और ये साइंटिफिक नेम ये भी इंश्योर करता है कि वो पर्टिकुलर नाम किसी और ऑर्गेनिज्म को पहले ना दिया जा चुका हो। यूनिक होता है नेचर में, वही बोला जा रहा है। क्या ये नाम हर ऑर्गेनिज्म के लिए कैसा होता है? यूनिक नेम होता है बेटा। क्लियर है? उम्मीद करूंगा यहां तक आपको सारी बातें
क्लियर होगी। ठीक है, हाँ या ना? उम्मीद करूंगा आपको यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। मेरे ख्याल से आईसीबीएन क्लियर है, आईसीजेडएन क्लियर है। कौन प्लांट्स के लिए नाम दे रहा है, कौन एनिमल्स के लिए नाम दे रहा है, क्लियर है? चले देखते हैं आगे। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कोड आ गए, अब बारी आ रही है नाम कैसे देते हैं, वही मैं समझा रहा हूं बेटा। तो एक्चुअल में हम जो फॉलो करते हैं दैट इज अ बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। क्या बेटा? बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, दिया किसने था? कैरलस लीनियस ने दिया था। किन्होंने दिया था बेटा? कैरलस लीनियस ने दिया था। क्या दिया था? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है जैसे हम लोग अपना नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? फर्स्ट नेम, ऐसे तो लिखते हैं, फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद लास्ट नेम। जैसे मैं अपना नाम लिखता हूं, मेरा नाम मोहक, ये मेरा क्या हो गया? फर्स्ट नेम हो गया। और लास्ट नेम क्या है? अग्रवाल। तो ये क्या है? ये एक बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है। क्या है ये? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ऐसे ही अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को सबको अपने अपने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर से बोला जाता है। अब बात ये आई कि जब हम ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए करें या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए करें साइंटिफिक बेसिस पे, तो कौन सा नेम पहले आता है, कौन सा नेम बाद में आता है, वही चीज मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। Biologists follow universally accepted principle to provide scientific names to known organisms. Clear है? हाँ या ना? तो सबने माना उस चीज को। क्या माना? Each name has two component. क्या बोला बेटा? हर नाम के दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट जेनेरिक नेम। फर्स्ट नाम जो होता है, पहला जो दो पार्ट में हम नाम लिख रहे हैं, फर्स्ट नेम क्या बताता है? उस ऑर्गेनिज्म का जीनस बताता है। क्या बताता है बेटा? उस ऑर्गेनिज्म का जीनस। जैसे हमारी स्पीशी है तो हमारा एक जीनस भी होता है, ठीक है ना? तो उसका क्या बताता है? उसके जीनस के बारे में बताता है। एंड जो सेकंड नाम होता है वो उसकी स्पीशी को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? स्पीशी को। तो दो नाम आते हैं, पहला आता है जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम, और जो लास्ट में होता है दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट उस ऑर्गेनिज्म की स्पीशी को बताता है। किसको बताता है? स्पीशी को। और जेनेरिक नेम जीनस को। दो चीजें, उस ऑर्गेनिज्म का जीनस तो पहला नाम बताता है और जो दूसरा नाम है वो उसकी स्पीशी बताता है। एक एग्जांपल के जैसे हम लोग मैंगो का नाम दे रहा हूं मैं, मैंगो का मैंजीफेरा, इसमें लिखा हुआ होगा शायद, ये रहा, हाँ मैंजीफेरा, यहां पे लिखा हुआ है मैंजीफेरा इंडिका। तो इंडिका तो किसको बता रहा है? स्पीशी को बता रहा है। और मैंजीफेरा किसको बता रहा है? जीनस को बता रहा है। तो ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। तो दो हिस्सों में लिखा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो वही समझा रहा हूं, तो वापस से सुनिए क्या। Each name has two components, the generic name and the specific epithet. This system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. This naming system is given by Carolus Linnaeus, is being practiced by biologists all over the world. मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आ गई। आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट। अब इस नेमिंग सिस्टम में दो फॉर्मेट है, ठीक है, वही चीज है, तो सुनना। दो वर्ड है, सॉरी। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। और ये बहुत कन्वीनियंट रहा क्योंकि हमने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को इसी मेथड के थ्रू नाम प्रोवाइड करा है और इजीली प्रोवाइड हो गए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले रहा है, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर। तो वही लिखा हुआ है, मैंगो का एक एग्जांपल लिया है। क्या? द साइंटिफिक नेम दिखा है मैंगो का, किस तरीके से लिखा है? देखो इटैलिक्स में लिखा हुआ है बेटा। इटैलिक्स, जब भी टाइप, जिसको हम लोग कंप्यूटर पे टाइप करते हैं तो हमेशा इटैलिक्स, खासियत बता रहा हूं ये साइंटिफिक नेम की, क्या ये इटैलिक्स में ही होना चाहिए। बाकी का फॉन्ट देखो और इसका फॉन्ट देखो, स्टाइल अलग है ना, हाँ या ना? ये इटैलिक्स है, तो हमेशा साइंटिफिक नेम इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, पहली बात। ठीक है, और दो हिस्सों में लिखा जाता है नाम, मैग्नीफेरा इंडिका। पहला नाम बता रहा है इसका जीनस, दूसरा बता रहा है स्पीशीज। दिस इज जेनेरिक नेम and second is specific epithet. First is generic name, second is specific epithet. Let us
हाउ लेट अस सी हाउ इट इज अ बाइनोमियल नेम। अब बात आती है कि इसको कैसे बाइनोमियल नेम कैसे लिखा गया, तो सुनना। इन दिस नेम मैग्निफेरा रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल इंडिका इज पर्टिकुलरली इट्स स्पीशीज। ठीक है, मैग्निफेरा तो उसका जीनस को बता रहा है और इंडिका उसकी स्पेसिफिक एपिथेट को बता रहा है, या फिर स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, हाँ या ना। तो यही चीज बताना चाह रहा हूं मैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दो चीजें बताता है ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि उस ऑर्गेनिज्म का जीनस क्या है और उस ऑर्गेनिज्म की स्पीशी क्या है, और बाकी और क्या क्या रूल्स हैं वो भी मैं बता रहा हूं। केवल दो नाम होना इज द फर्स्ट रूल, कि नाम के दो हिस्से होते हैं, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं। ठीक है, तो अदर रूल्स क्या क्या है वो देखते हैं, इसी को मैग्निफेरा इंडिका को देखते हुए चलेंगे। तो रूल देखें, फर्स्ट रूल देखेंगे। सबसे पहली बात, जो भी साइंटिफिक नेम लिखा है वो कहां से ऑब्टेन करते हैं हम? लैटिन लैंग्वेज से। कौन सी लैंग्वेज से बेटा? लैटिन लैंग्वेज से। अब ऐसा क्यों भाई, और किसी भाषा से क्यों नहीं ऑब्टेन करते? इसलिए करते हैं बेटा लैटिन लैंग्वेज से हम ऑब्टेन। आपने केमिस्ट्री में भी देखा हो, जब भी एलिमेंट्स के नाम होते हैं वो लैटिनाइज्ड होते हैं, उनको भी हमने लैटिन भाषा से ही ऑब्टेन किया है। इसका कारण है क्यों? क्योंकि बेटा ये एक ऐसी भाषा है जो डेड है। अब डेड मतलब ये मत सोचना मर गई है, मरी नहीं है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एडिशन नए वर्ड्स का नहीं होता, इसकी डिक्शनरी अपडेट नहीं होती। इसकी एक बार डिक्शनरी बन गई खत्म हो गई, अब उसमें रोज अपडेशन नहीं होता। जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, हमारी जो भाषा की डिक्शनरी है वो अपडेट होती रहती है, नए नए वर्ड्स आते हैं, नए नए मीनिंग्स क्रिएट होते हैं। पर ये डेड लैंग्वेज है, इसमें इनकी डिक्शनरी को अपडेट नहीं किया जा सकता। एक बार जो बन गए वर्ड्स बन गए, तो ये डेड लैंग्वेज है, इसीलिए यूज करते हैं। तो इसी यही तो चाहते हैं हम, कि अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म को नाम मिल जाए तो वो कभी बदलेगी ना, तो इसीलिए हम लोग लैटिन भाषा का यूज करते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। वही मैंने बताया, इटैलिक्स में लिखते हैं क्योंकि इससे पता लगता है कि इसका ओरिजिन लैटिन से हुआ है, वहीं पे शुरुआत हुई थी, तो वही लिखा है। दे आर लैटिनाइज्ड और ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ये डिपेंड नहीं करता ऑर्गेनिज्म कहां पे है। ऑर्गेनिज्म भले ही हिंदुस्तान का है, इंडिया का है, पर उसका नाम लैटिन लैंग्वेज में ही लिखा जाएगा, जिससे वो स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम मिले उसे। और उसको हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में कॉमन नेम रख लेते हैं, पर उस कॉमन नेम से उसको पूरी दुनिया में नहीं जाना जाएगा। पर उसका जो लैटिनाइज्ड होगा, जो साइंटिफिक नेम होगा, जिसको हम लैटिन भाषा से ऑब्टेन करे हैं, वो पूरी दुनिया में जाना जाएगा। क्लियर है? ओरिजिन डिपेंड नहीं करता ऑर्गेनिज्म के नाम के लिए, कहीं का भी ऑर्गेनिज्म हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका नाम लैटिन से ही ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, रीजन मैं दे चुका हूं, डेड लैंग्वेज है। दूसरी बात, फर्स्ट रूल तो समझ में आ गया होगा, क्या? लैटिन से ऑब्टेन किया जाता है, इटैलिक्स में लिखा जाता है। दूसरा, फर्स्ट वर्ड इज अ बायोलॉजिक इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। मेरे ख्याल से ये पहले बता दिया मैंने आपको। बाइनोमियल है तो पहला नाम जीनस बताता है, दूसरा नाम स्पीशी बताता है। रूल नंबर थर्ड, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन। अब इन दोनों नाम को अगर हम हाथ से लिखते हैं, कंप्यूटर पे टाइप करेंगे तो इटैलिक्स में लिख दो, पर हैंड रिटन है तो इनको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ता है। जैसे मैंने लिखा था मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, अब ये मैंने हाथ से लिखा है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको अंडरलाइन करूं, क्योंकि अगर अंडरलाइन नहीं किया तो ये पता नहीं लगेगा कि ये इटैलिक्स है। हमारी हाथ से तो जरूरी नहीं है ना हर किसी की हैंडराइटिंग अच्छी हो वो इटैलिक्स में लिख पाए, तो इसीलिए अंडरलाइन करने से ये पता लगता है कि ये लैटिनाइज्ड है, ये लैटिन से ऑब्टेन किया है, इसलिए अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो लिखा है, बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। तो ये अंडरलाइन से पता लगता है कि ये लैटिन ओरिजिन का है। क्लियर है? हाँ या ना? चले फोर्थ रूल, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होंगे तीनों रूल। फोर्थ रूल क्या? द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। अभी मैंने नाम लिखा था, वापस से लिख दे रहा हूं मैं, अंडरलाइन अलग अलग। फर्स्ट वर्ड का जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक सिंगल वर्ड है, ये अलग अलग नहीं है। अगर अलग अलग होता तो मुझे इसको भी कैपिटल करना पड़ता, ये एक सिंगल नाम है, तो इसीलिए पहला लेटर ही कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। तो वही लिखा है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एन एग्जांपल ऑफ मैग्निफेरा। क्लियर है? पहला लेटर ही कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है, तो ये डिनोट कर रहा है कि क्या ये एक ही नाम है पूरा। अगर मैं दोनों कैपिटल बना देता तो ऐसा लगता दो अलग अलग नाम थे।
क्लियर है। अब कुछ केसेस में कभी कभी ऑर्गेनिजम्स के नाम के साथ ऑथर के भी नाम जोड़ते हैं कि जिसने उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, कोई ऑर्गेनिज्म ढूंढा किसी ने, किसी बायोलॉजिस्ट ने, और उसने उसको पूरा डिस्क्राइब किया, तो वो उसका ऑथर हो जाता है ऑर्गेनिज्म। तो कभी कभी हम इन साइंटिफिक नेम में ऑथर का नेम भी लिंक करते हैं, तो वही लिखा है नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। अगर हमें ऑथर का नाम भी लिखना पड़ा कि किसने ढूंढा उस ऑर्गेनिज्म, किसने उसको डिस्क्राइब किया, तो हम लोग लास्ट में नाम लिख देते हैं स्पेसिफिक एपिथेट के बाद उस ऑथर का, और वो भी पूरा नाम नहीं लिखा जाता, शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो वो लिखा है नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एब्रीविएटेड फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि इसमें लिखा है मैग्निफेरा इंडिका लिन, लिन मतलब लीनियस, कार्लस लीनियस, इन यही थे इसके ऑथर, तो इसलिए उनका नाम भी जोड़ देते हैं, पर वो लास्ट में जोड़ा जाता है और उसकी भी शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है। क्लियर है, आगे सुनना। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशी, कौन सी, इंडिका, किसकी, मैंगो की, वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म लिख के मैंने बताया इसका ऑथर है, मतलब यही थे सबसे पहले जिन्होंने इस स्पीशी को पूरा डिस्क्राइब किया, इस स्पीशी के बारे में पूरी डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन दी। क्लियर है, हाँ या ना? उम्मीद करूंगा यहां तक आप सारी बातें पकड़ पाए हो। कोई दिक्कत, हाँ या ना? कोई दिक्कत बेटा जल्दी बताएं, मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर होगा। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बायोडाइवर्सिटी। इतने वैरायटी के, तो नाम देना तो बहुत लाजमी है। अगर नाम नहीं देंगे तो हमें पता कैसे लगेगा हम किस स्पीशी या किस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको यहां तक सारी बातें क्लियर होगी। तो मैं इस सेशन को यहीं पे एंड कर रहा हूं। अब नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे डॉक्टर जीडी अग्रवाल सर, जो आपको फिजिक्स कराएंगे आज। क्लियर है बच्चों? टाटा बाय बाय। और हाँ, मैं लास्ट में जाते जाते एक बात और बोल दूंगा,